हो गया, लाइव हो गया। चलिए दोस्तों, आइए बायोलॉजी वाले मूड में। पिछले क्लास में कहाँ तक हुआ था? कॉम्प्लेक्स परमानेंट पढ़ रहे थे। आवाज बंद कर लीजिए, कृपया आवाज बंद कर लीजिए। पीछे वाले दोस्त बैठ जाइए। बैठिए। हमारे ऑनलाइन वाले दोस्त जिला पूर्णिया सुधांशु, चलिए मधेपुरा से भी कई लोग हैं, सबको धन्यवाद। आज ये क्लास चालू करते हैं। तो हम लोग पौधों के उत्तकों के बारे में पढ़ रहे थे और पौधों के उत्तक मुख्य दो प्रकार के थे। एक विभाज्योतकी उत्तक और दूसरा अस्थाई उत्तक। जो बैठ गए हैं वो कृपया हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। दे रहे हैं ध्यान? कौन बैठ रहा है, कौन आ जा रहा है, इस पर ध्यान मत दीजिए। लाखों के भीड़ है, हजारों में सीट है, इसलिए सिर्फ अपने पर ध्यान देना है। तो पौधे के जो उत्तक थे वह मुख्य कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के, विभाज्योतकी उत्तक और अस्थाई उत्तक। ऐसे उत्तक जिनकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होते रहती है उन्हें विभाज्योतकी कहते हैं, और जो उत्तक के कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है उसे अस्थाई उत्तक कहते हैं। विभाज्योतकी उत्तक का सारा कोशिका जीवित होता है, लेकिन अस्थाई का जीवित भी होता है और मृत भी होता है। अस्थाई उत्तक को पुनः कितने भागों में बांटे थे? 3 भागों में बांटे थे कि 2 भागों में बांटे थे? 3 भाग में नहीं, 2 भाग में बांटे थे। सरल अस्थाई और जटिल अस्थाई उत्तक के मुख्य कितने प्रकार के? जाइलम और, जिसमें हम जाइलम के बारे में पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम हिंदी में से क्या कहते हैं? पोषबा कहते हैं। आप लोग कहाँ चले गए थे? अरे एडमिशन तो हमेशा होगा, क्लासिक टाइम में एडमिशन होता है। नहीं ले रहा है, सीट फुल हो गया है। ओहो, अब लड़कियों से एकदम दरोगे बनना है। ठीक है, बनिए बनिए, आप सब दरोगा बनिएगा तभी असली में महिला सशक्तिकरण होगा। अभी फेक वाला महिला सशक्तिकरण चल रहा है। यह क्या बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में लड़कियों का जब से प्रवेश हुआ है तब से लड़कियों में हिम्मत तो आई है, और सही मायने में महिला सशक्तिकरण का जो नीति या जो ख्वाब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी देखे थे वो थोड़ा बहुत पूरा होते जा रहा है। लेकिन अभी भी समाज का नजरिया नहीं बदला है। ये बात सही है। हम कई ऐसे लड़कों को देखे हैं जिसका बहन मूर्ख है,
घर से बाहर नहीं निकला है, वो दूसरे के बहन पर कमेंट करता है। ऐसा कई उदाहरण है। खुद का बहन मूर्ख है, लेकिन दूसरे का बहन पढ़ रहा है, उससे उसको दिक्कत है। ये सब जो गलत नियत मर्दों के दिमाग को बेहोश करके रखता है, इससे समाज को बाहर निकलना बहुत जरूरी नहीं, अनिवार्य है। और हम चाहते हैं कि सभी लोग सफल हो, और महिला पुरुष की जो समानता की बात कही है, हमारे संविधान ने जो कही है, और सभी धर्म भी यही बोला है, वो होनी चाहिए। फिलहाल आइए, कहाँ पर है? बैठ गए साहब। पोसबा यानी कि फ्लोएम। हम जाइलम के बारे में पढ़ चुके थे पिछली कक्षा में। फ्लोएम, फ्लोएम एक बात तो क्लियर है कि यह हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मुख्यतः दो ही प्रकार के हैं, जाइलम और फ्लोएम। और जब भी हम कहते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, तो उसका सबसे बड़ा मीनिंग यही निकलता है कि उस ऊतक को बनाने में एक से अधिक आकार के कोशिकाएं भाग ली है। जाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट थे, और वो कितने अलग अलग कोशिकाओं से बना था? 4। ठीक उसी तरह फ्लोएम भी 4 अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फ्लोएम भी 4 अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला है आपका सीवी ट्यूब, यानी कि चालनी नलिका। यह प्रश्न तो कई बार आया हुआ है कि चालनी नलिका नामक कोशिका किस प्रमुख ऊतक के भाग हैं? तो एक कोशिका चालनी नलिका। अब इसका नाम चालनी नलिका सीवी ट्यूब्स क्यों है? तो जब फ्लोएम ऊतक को माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे, तो ये जो चालनी नलिका है, यह आपको इस तरह से, यानी इस तरह से देख रहे हैं, एकदम ये जो कोशिका है नली आकार की है। यह कोशिका क्या है? और बीच बीच में इसमें क्या रहते हैं? छिद्र रहते हैं। और इसी खास तरह के दिखने के कारण यह कोशिका का नाम क्या रखा गया है? चालनी नलिका। तो फ्लोएम को बनाने में पहला जो कोशिका भाग लिया वो चालनी नलिका। और चालनी नलिका नामक कोशिका को आप माइक्रोस्कोप में देखिएगा तो कुछ इस तरह आपको दिखाई पड़ेंगे। ये एक कोशिका हुआ, ये दूसरी कोशिका हुआ। दूसरा जो प्रमुख सेल है कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, इसका नाम है सह या सहचर कोशिका। सह या सहचर कोशिका कंपेनियन सेल, और इसका नाम यह सह कोशिका या सहचर कोशिका, यानी यह कोशिका किसी अन्य कोशिकाओं को मदद करते हैं। और किसका मदद करते हैं? चालनी नलिका को अपने काम करने में यह मदद करता है। कौन? सह कोशिका। और दूसरा और तीसरा कोशिका फ्लोएम में भी वही है जो किसमें था? जाइलम में था। यानी कि तीसरा कोशिका है फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर, और फाइबर कोशिका जाइलम में भी था कि नहीं? वही कोशिका है जो फाइबर जाइलम में है, सेम टू सेम वही फाइबर किसमें है? फ्लोएम में है। बस फ्लोएम में होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोएम फाइबर। और चौथा है आपको फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम
पेरेन्काइमा। तो फ्लोएम उत्तक, पोषवाह उत्तक किस प्रकार का उत्तक है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। और जितने भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, जितने भी जटिल उत्तक होते हैं, वो सभी उत्तक एक ही प्रकार के कोशिकाओं से नहीं बल्कि अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। चाहे कॉम्प्लेक्स टिश्यू पौधा को हो, चाहे कॉम्प्लेक्स टिश्यू जंतु में हो, अगर टिश्यू में कॉम्प्लेक्स लग गया, आप समझ जाइए कि इसको बनाने में एक प्रकार के कोशिका भाग नहीं लिया है, अलग अलग प्रकार का कोशिका भाग लिया है। और फ्लोएम उत्तक को बनाने में कुल कितने कोशिकाएं भाग लेते हैं? 4 कोशिकाएं, सीवी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा। अब इन 4 कोशिकाओं से जो मिलकर फ्लोएम बना हुआ है, इसमें 3 कोशिकाएं जीवित होती हैं। 3 कोशिकाएं क्या होती है? जीवित होती है। सीवी ट्यूब्स जीवित कोशिका का बना होता है, लेकिन ये फाइबर कैसी कोशिका है? मृत कोशिका है। और पेरेन्काइमा के बारे में तो जीवित कोशिका है। यानी फ्लोएम के 4 कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं क्या है? जीवित है। एक ही कोशिका क्या है? मृत है। लेकिन जब आप जाइलम पढ़े थे तो जाइलम में 3 कोशिकाएं मृत था और 1 कोशिकाएं जीवित था। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि जाइलम की अधिकांश कोशिकाएं मृत होती है, जबकि फ्लोएम की अधिकांश कोशिकाएं जीवित होती है। और इस तरह से आप यह तो अंदाजा लगा ही लिए होंगे कि जाइलम उत्तक की मजबूती निश्चित ही फ्लोएम उत्तक से ज्यादा होगा, क्योंकि हम पहले भी बताए थे मृत कोशिकाओं से निर्मित भाग काफी ज्यादा मजबूत होते हैं, जीवित कोशिकाओं से बने भाग उतने मजबूत। जाइलम का निर्माण अधिकांशतया मृत कोशिकाओं से हुआ है, जबकि फ्लोएम का निर्माण अधिकांशतः जीवित कोशिकाओं से हुआ है। तो पौधे के 2 जटिल उत्तक जाइलम और फ्लोएम में ज्यादा मजबूत कौन है? जाइलम है। और फ्लोएम उत्तक पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? तो आपको बताए थे कि जाइलम और फ्लोएम ऐसे उत्तक हैं जो पौधे के संपूर्ण भाग में भीतर में पाया जाता है। भीतर में पौधे के सबसे अंदर में जो उत्तक रहते हैं वो जाइलम और फ्लोएम ही होते हैं। और दोनों ही उत्तक साथ साथ पाए जाते हैं, साथ साथ। समझिए पौधा जो है ना, पौधा को अगर एक घर मान लीजिए, पौधा को एक घर मान लीजिए, तो जिस तरह घर में बिजली का वायरिंग और नल का वायरिंग रहता है पूरे घर में नीचे से लेकर ऊपर तक, सेम टू सेम ये जाइलम और फ्लोएम है। समझिए कि पौधे का वायरिंग है, जाइलम जल वाला और फ्लोएम भोजन ले जाने वाला। तो ये जाइलम और फ्लोएम उत्तक साथ साथ होते हैं, पौधे के सबसे आंतरिक भाग में होते हैं और पौधे के संपूर्ण भाग में होते हैं। जड़ के अंतिम छोर से लेकर पत्तियों के अंतिम सिरे तक यह जाइलम और फ्लोएम उत्तक जो है वह पाए जाते हैं संपूर्ण भाग में। अब फ्लोएम उत्तक का क्या काम है? फ्लोएम उत्तक का मुख्य काम है भोजन का क्या करना? परिवहन करना। फ्लोएम उत्तक का मुख्य काम क्या है? भोजन का परिवहन करना। आप जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, पौधों में भोजन बनने के लिए एक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला चलती रहती है।
जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण को हम काफी विस्तार पूर्वक चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। और प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः पौधों के पत्तियों में होता है। वैसे प्रकाश संश्लेषण पौधे के हर हरे भाग में होता है। जो भी भाग हरा है समझिए वहां के कोशिका में क्लोरोप्लास्ट है और वहां प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। लेकिन पौधे के 90% जो भाग हरे हैं वो पत्ते हैं। 90% से भी ज्यादा प्रकाश संश्लेषण पौधों के पत्तियों में होता है। यानी पौधों में भोजन का निर्माण पौधों के पत्तियों में होता है। लेकिन पत्ती में निर्मित भोजन की आवश्यकता फलों को है, तना को है, शाखाओं को है, फूलों को है और जड़ों को भी है। संपूर्ण भाग को भोजन की आवश्यकता है। लेकिन वो भोजन मुख्य रूप से बनते कहां है? पत्तियों में। इसलिए पौधों में तो ऐसी व्यवस्था होनी ही चाहिए जो पत्तियों में निर्मित भोजन को तना और जड़ों तक पहुंचाने का काम करे। और वही काम कौन उत्तक करते हैं? फ्लोएम उत्तक करते हैं। फ्लोएम उत्तक का काम है पत्तियों से तैयार भोजन को, पत्तियों में तैयार भोजन को तना और पुनः कहां तक पहुंचाना? जड़ तक पहुंचाना। अब आप ध्यान दीजिए कि जड़ों के कोशिका में ल्यूकोप्लास्ट होते हैं जो भोजन को संचित रखने का कार्य करते हैं। जड़ के कोशिका में ल्यूकोप्लास्ट होते हैं और उस ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है? भोजन को संचित रखना। तो फ्लोएम भोजन को लगातार पहुंचाते रहते हैं जड़ में। और जड़ के कोशिकाओं में ऐसी व्यवस्था बनी है कि वो अधिक से अधिक भोजन को क्या रख सकता है? जमा रख सकता है। तो फ्लोएम बहुत ही ज्यादा भोजन कहां तक लेकर चला जाता है? जड़ तक। और जड़ अपने कोशिका के ल्यूकोप्लास्ट में उन भोजनों का बंडल बनाकर रख देती है। और जब कभी पौधे पतझड़ का शिकार हो जाते हैं, जब कभी पौधे पर्यावरण क्षमताओं को झेलने में असक्षम हो जाते हैं, जब पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, तब वहीं जड़ में जमा भोजन को फ्लोएम कहां तक लाने लाता है? तनों तक लाने लगता है। और इस तरह से लंबे वक्त तक भी अगर पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं किया, लंबे वक्त तक भी अगर पौधा में पत्तियां नहीं है, तो भी पौधा जीवित बना रहता है, तो भी पौधा जीवित बना रहता है। ऐसा इसलिए कि उनके जड़ों में पर्याप्त भोजन जमा रहते हैं और फ्लोएम में इतनी क्षमता है कि वे जड़ के भी भोजन को ऊपर पहुंचा सकता है और ऊपर के भोजन को नीचे भी ला सकता है। यानी फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन दोनों दिशाओं में होता है। पत्तियों से जड़ और जड़ से पत्तियों तक हो सकता है। इसके विपरीत जब जाइलम के द्वारा जल और खनिज लवणों का परिवहन हुआ था तो वो केवल कितने दिशा में? एक ही दिशा में हुआ था। लेकिन फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन जो है वो एक दिशा में नहीं बल्कि दोनों दिशा में होता है। और फ्लोएम के 4 कोशिकाओं में भोजन को पहुंचाने का या भोजन का परिवहन करने का जो काम करता है वो कौन करता है? फ्लोएम का यही कोशिका भोजन को पौधे के एक भाग से पौधे के दूसरे भाग में पहुंचाते रहता है। और इस कोशिका को मदद करते रहता है कौन? सह कोशिका। और बाकी फाइबर का काम है मजबूती देना और पेरेन्काइमा का काम है कुछ समय तक भोजन को संचित करके रखना और जब जरूरत हो फ्लोएम के चालनी नलिका में उस भोजन को भेज देना। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि पौधों में जो भोजन बनते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान वो किस रूप में बनते हैं? ग्लूकोज के रूप में। भोजन बनता किस रूप में है? ग्लूकोज के रूप में। लेकिन फ्लोएम में ग्लूकोज का परिवहन नहीं होता। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित ग्लूकोज तुरंत ही बदल जाते हैं किसमें?
सुक्रोज में, किसमें बदल जाते हैं? और सुक्रोज के रूप में ही इस भोजन का क्या होता है? परिवहन होता है। और जब पौधे में भोजन जमा होने की बारी आती है तब यह सुक्रोज किसमें होता है? सुक्रोज किसमें बदल जाता है? स्टार्च में बदल जाता है। और पौधे में भोजन संचित रहते हैं किस रूप में? स्टार्च के रूप में। और फिर जब स्टार्च को ऊपर ले जाने की बारी होती है, अर्थात पहुंचाने की बारी आती है, तो फिर स्टार्च कन्वर्ट होता है किसमें? सुक्रोज में। यानी फ्लोएम भोजन का परिवहन जो करता है वो केवल किस रूप में करता है? सुक्रोज के रूप में। ध्यान दीजिए दोस्तों, पौधे में भोजन बनते हैं किस रूप में? पौधे में भोजन का परिवहन होता है किस रूप में? सुक्रोज के रूप में। और पौधे में भोजन संचित होता है किस रूप में? पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन किस रूप में बनते हैं? पौधे के फ्लोएम में भोजन का परिवहन किस रूप में? सुक्रोज के रूप में। पौधे के भिन्न भिन्न भागों में भोजन का संचय होता है स्टार्च के रूप में। अब आप कहिएगा कि ये बदलाव होता कैसे? कौन सी टेक्निक है जो ग्लूकोज को सुक्रोज में, सुक्रोज को स्टार्च में, पुनः स्टार्च को सुक्रोज में बदलता है? तो ये टेक्निक नहीं है दोस्तों, ये काम होते हैं हार्मोन के द्वारा। ये काम कौन करते हैं? हार्मोन करते हैं। और हार्मोन हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं। हमारे शरीर में भी कई ऐसे हार्मोन हैं जो जरूरत पड़ने पर प्रोटीन को ग्लूकोज बना सकता है, फैट्स को ग्लूकोज बना सकता है। ऐसे हार्मोन है। बात को समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ गए फ्लोएम? तो फ्लोएम कैसा ऊतक है, सरल या जटिल? फ्लोएम जटिल ऊतक है। और कितने कोशिकाओं से बने हैं? 4 कोशिकाओं से बने हैं। सह कोशिका, चालनी नलिका, फाइबर और पैरेन्काइमा। फ्लोएम ऊतक का मुख्य काम क्या है? भोजन का परिवहन करना। और यह भोजन का परिवहन दोनों दिशाओं में कर सकता है। यह भोजन का परिवहन दोनों दिशाओं में कर सकता है। फ्लोएम में भोजन का परिवहन किस रूप में हो सकता है? सुक्रोज के रूप में हो सकता है। क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया दोस्तों, तो हम 2 प्रमुख जटिल ऊतकों की चर्चा किए हैं। एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। अब इन दोनों ऊतकों के समानताओं और असमानताओं पर थोड़ा आप ध्यान दे दीजिए और केवल ध्यान दीजिएगा। क्लास में केवल समझिएगा, पूरी तरह से समझिएगा। बाकी परीक्षा में तो वही पूछा जाएगा जो आपके नोट में क्वेश्चन के रूप में है। लेकिन वो क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो, लंबे समय तक याद बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि विषय वस्तु को आप अच्छी तरह से समझें। और क्लास में हम वही कर रहे हैं, इसीलिए आप समझने पर केवल ध्यान दीजिएगा। ये कभी नहीं सोचिएगा कि क्या परीक्षा पूछेगा। परीक्षा वही पूछेगा जो आपके नोट में है। उससे बाहर पूछेगा तो उसे कोई नहीं बनाएगा। जाइलम और फ्लोएम दोनों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अगर हम समानताओं का जिक्र करें तो ये भी कैसा ऊतक है? जटिल ऊतक है। और ये भी कैसा ऊतक है? जटिल ऊतक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। जाइलम के भी निर्माण में कितने कोशिका भाग लिया? 4 कोशिका भाग लिया। और फ्लोएम के भी निर्माण में 4 कोशिका भाग लिया। अब ध्यान दीजिए कि जाइलम का अधिकांश कोशिका क्या था? अधिकांश कोशिका क्या था? मृत था। यानी 4 में 3 कोशिकाएं क्या था? मृत था। 4 में 3 कोशिकाएं क्या था? लेकिन फ्लोएम का अधिकांश कोशिका क्या था?
फ्लोएम का अधिकांश कोशिका जीवित, फ्लोएम का अधिकांश कोशिका। दोनों ही उत्तक पौधे में परिवहन का कार्य करते हैं, दोनों ही उत्तक पौधे में परिवहन का कार्य करते हैं, लेकिन यह किसका परिवहन करता है? जल और खनिज लवण का। लेकिन ये किसका परिवहन करते हैं? भोजन का परिवहन करते हैं। किसका परिवहन करता है? भोजन का परिवहन। इसमें परिवहन होता है केवल एक दिशा में। जाइलम में जल और खनिज लवणों का परिवहन केवल एक दिशा में, लेकिन फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन दोनों दिशा में। भोजन का परिवहन फ्लोएम में दोनों दिशा में होता है। क्या आप जाइलम और फ्लोएम के समानताओं और असमानताओं पर ध्यान दे दिए हैं? सारी बात याद हो गया है। और यह दोनों उत्तक पौधे के सबसे आंतरिक भागों में पाए जाते हैं, सबसे अंदर। यह उत्तक साथ साथ पाए जाते हैं। यह उत्तक पौधे के संपूर्ण भागों में पाए जाते हैं। और इन दोनों उत्तकों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? संवहन उत्तक, अंग्रेजी में वस्कुलर टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम चूंकि संवहन का ही पर्यायवाची है परिवहन। परिवहन और संवहन एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची है। अंग्रेजी में इसके लिए हम ट्रांसपोर्टिंग शब्द का जिक्र करेंगे। चूंकि दोनों ही उत्तक परिवहन अथवा संवहन का कार्य करता है, इसलिए इन दोनों उत्तकों को क्या कहते हैं? संवहन उत्तक कहते हैं। जाइलम कैसा उत्तक है? संवहन उत्तक है। फ्लोएम कैसा उत्तक है? संवहन उत्तक है। कहिए डियर फ्रेंड, समझ गए? सब कुछ समझ गए? पौधों के उत्तकों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हो गया ना? अगर नहीं हुआ तो एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। प्लांट टिश्यू यानी पौधों का उत्तक, यह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। मेरी एस्टिमेटिक यानी विभाजोत्की, और दूसरा परमानेंट यानी क्या? अस्थायी उत्तक। और इन उत्तक में क्या अंतर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। जिस उत्तक का कोशिका विभाजित होगा, विभाजोत्की ध्यान रखेगा, परीक्षा में विभाजोत्की शब्द का उपयोग बहुत कम होता है। मेरी एस्टिमेटिक का ही यूज होता है। हिंदी में ही मेरी एस्टिमेटिक लिख देगा। जिन उत्तक के कोशिका विभाजित नहीं होती है। पुनः विभाजोत्की उत्तक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। शीर्षक एपिकल, दूसरा पार्श्व लेटरल, और तीसरा अंतरवेशी यानी इंटरसेलरी। क्या इन उत्तक के कार्य समझ गए थे? लंबाई बढ़ाने का कार्य शीर्षक करता है। मोटाई बढ़ाने का काम पार्श्व उत्तक करता है, पार्श्व विभाजोत्की करता है। और इनका कोई विशेष कार्य नहीं है। अब परमानेंट टिश्यू जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल 3 प्रकार के, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एस्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स तो अभी तुरंत आप पढ़े हैं, जाइलम और, तो 2, 3, 5, 3, 8। अगर कुल मिलाकर देखे तो पौधे के कुल उत्तक 8 प्रकार के हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सुनिएगा ध्यान से।
पौधे के उत्तकों को पूरा चीर फाड़ कर दे तो हमें 8 अलग अलग तरह के उत्तक मिल सकते हैं कार्य के आधार पर। लंबाई बढ़ाने के लिए शीर्षक विभाजोत की, मोटाई बढ़ाने के लिए पार्श्व विभाजोत की, बैठिए बैठिए बैठिए, क्या हुआ? आइए इधर इधर आइए, सुन नहीं रहे हैं? सांप है? ऊपर में है? अरे पुल्ला के पास है, काहे हल्ला करे? बैठिए बैठिए बैठिए। मेरा तो लगा कलेजा बाहर आ जाएगा, इतना भीड़ में सांप। ठीक है, चलिए बैठिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पृथ्वी जैव विविधता से भरी हुई है, ठीक है। गांव से में तो घर से निकल आते हैं, तो यहाँ तो नाला से निकला है, काहे लिए इतना है निकलते हैं, ठीक है। क्या? अरे हल्ला मत करिए, एक मिनट एक मिनट, सब बोलते हैं तो किसी का बात सुनाई नहीं पड़ती। अच्छा शॉट लग गया? अरे तुरे हमको लगा सांप आ गया। खैर छोड़िए। आइए दोस्तों, हम अपने विषय वस्तु पर ध्यान दें। शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। तो विभाजोत्की उत्तक और अस्थाई उत्तक कंप्लीट हो गया है, लेकिन इन सब के अलावे अभी जो 8 उत्तक आप पढ़े हैं, इन सब के अलावे भी पौधे में कुछ और उत्तक होते हैं और उनका काम पौधों को सुरक्षा देना होता है। अभी जो हम कुल 3 और सिंपल परमानेंट में 3 3 3 6 और कॉम्प्लेक्स में 2 8, ये पौधे के प्रमुख उत्तक है। लेकिन इन उत्तकों के अलावे भी पौधे में कुछ और उत्तक होते हैं जिनका काम पौधों को सुरक्षा देना होता है। किनसे सुरक्षा देना? बाहरी परजीवी से सुरक्षा देना, मौसमी परिवर्तन से सुरक्षा देना और मानव से सुरक्षा देना। यह भी जरूरी है। मानवों की एक फितरत होती है, जा रहे हैं 4 को पत्ते तोड़ लिए, ठीक है। और इस तरह से पौधे के जब तोड़ते हैं किसी भाग को, उसके कई भाग घायल हो जाते हैं, पुनः वो फिर ठीक होते हैं। तो पौधों में इन सब उत्तकों के अलावे जो कुछ सुरक्षा देने वाले उत्तक होते हैं उसको कहते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो कौन कौन से प्रोटेक्टिव टिश्यू पौधे में पाए जाते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यू यानी सुरक्षात्मक उत्तक, सुरक्षा देने वाला उत्तक। तो वे कौन कौन से उत्तक हैं जो पौधों को सुरक्षा देने का काम करता है? तो इसमें पहला नंबर आता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, हिंदी में भी इसे क्या कहते हैं? एपिडर्मिस ही कहते हैं। और बाह्य त्वचा, अच्छा हिंदी में इसे बाह्य त्वचा कहते हैं, लेकिन बहुत जगह हिंदी में भी अब एपिडर्मिस में लिखा जाएगा। अब यह उत्तक कैसा होता है? तो पौधे के संपूर्ण भाग के बाहरी परत पर, पौधों के संपूर्ण भाग पर, पौधे के संपूर्ण भाग के
बाहरी परत पर मौजूद होता है। कौन ऊतक? एपिडर्मिस। संपूर्ण भाग यानी जड़, तना, पत्ती, शाखाएं, फल, फूल सब तना के ऊपरी भाग पर, पत्तों के ऊपरी भाग पर। पौधे, तना, फल, फूल यानी कि पौधों के संपूर्ण भाग के बाहरी परत पर पतली पतली कोशिकाओं वाली, पतली पतली लंबी लंबी कोशिकाओं वाली एक ऊतक की परत होती है। एक ऊतक की परत होती है और यही परत कहलाती है दोस्तों क्या? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। और एकदम कह सकते हैं कि ऊपरी भाग में रहता है और एकदम मोम के परत के समान, मोम परत के समान, मोम परत के समान पूरे पौधा को, पूरे पौधा को आच्छादित किए हुए रहता। आच्छादित सब समझते हैं, यानी कि ढका रहना, आच्छादित किए रहते हैं। आप कभी पौधे के पत्ते को हाथ से पकड़े होंगे ना, आपको लगेगा कि कोई हल्का सा मोम लगा कर गया है इस पे। तो पौधे के संपूर्ण भाग के ऊपरी परत पर मोम के समान एक पतली परत होती है। मोम के समान वही पतली परत का नाम क्या है? एपिडर्मिस। इनके कोशिकाएं लंबे लंबे होते हैं, इनके कोशिकाएं पतली पतली होती है और लंबे लंबे पतली पतली होने के कारण यह मोम के परत के समान दिखाई नहीं पड़ती है, मोम के परत के समान प्रतीत होती है। और इस ऊतक के कोशिकाओं के बारे में अगर बात करेंगे तो इस ऊतक के कोशिकाएं जीवित भी होती है और मृत भी होती है। एपिडर्मिस ऊतक के कोशिकाएं जीवित भी होती है और मृत भी होती है। कुछ कोशिकाएं जीवित होती है और कुछ कोशिकाएं मृत होती है। अब इसका क्या काम है? इसका एक ही मात्र काम है, पौधे के संपूर्ण भागों को क्या प्रदान करना? सुरक्षा प्रदान करना। क्या प्रदान करना? सुरक्षा प्रदान करना। समझे? एपिडर्मिस पौधे के संपूर्ण भाग, जड़, तना, पत्ती, पौधे के संपूर्ण भागों के बाहरी परत पर मोम के समान एक पतली परत आच्छादित किए हुए रहता है। मोम के समान उस पतली परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस समूचे पौधे में बाहरी भागों में ही रहता है, भीतरी भागों में नहीं रहता है। इनकी कोशिकाएं कैसे कैसे होती है? लंबी लंबी होती है और पतली पतली होती है। इस ऊतक के कोशिकाएं जीवित या मृत होती है? दोनों होती है। कुछ कोशिकाएं जीवित होती है और कुछ कोशिकाएं मृत होती है। इस ऊतक का प्रमुख काम क्या है? सुरक्षा प्रदान करना, बाहरी परजीवियों से सुरक्षा प्रदान करना, बाहरी परभक्षी से सुरक्षा प्रदान करना, बाहरी किसी अन्य पर्यावरणीय संकटों से पौधा के भागों को बचा कर रखना। लेकिन एपिडर्मिस सुरक्षा देने का तो काम करता ही करता है, लेकिन पौधे में एपिडर्मिस का और भी कई महत्व है। और क्या महत्व है? तो पौधे के एपिडर्मिस में ही, पौधे के एपिडर्मिस ऊतक में ही क्या पाए जाते हैं? एस्ट्रोमाटा पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रंध्र, जो मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं? पौधों के पत्तियों को अगर आप माइक्रोस्कोप लेकर देखिएगा तो उन पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र दिखाई पड़ेंगे। पौधों के पत्तियों को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें छोटे छोटे छिद्र स्पष्ट नजर आते हैं। उन्हीं छोटे छोटे छिद्रों को हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। और यह रंध्र किस ऊतक में होता है?
एपिडर्मिस में ही होता है। पौधे के रंध्र का निर्माण कौन ऊतक करते हैं? एपिडर्मिस ही करते हैं। और रंध्र का पौधों में जरूरत उसी तरह से है, रंध्र का पौधों को जरूरत ठीक उसी तरह से है जिस तरह हमारे शरीर को नाक की जरूरत है। यानी कि हम सांस लेने और छोड़ने के लिए नाक का इस्तेमाल करते हैं जी, उसी तरह पौधा वातावरण से गैस लेते हैं किसके द्वारा? गैस छोड़ते हैं किसके द्वारा? यानी गैसों का आदान प्रदान करने का कार्य करता है कौन? और ये रंध्र का निर्माण पौधे के कौन ऊतक करते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। रंध्र मुख्यतः किस हिस्से में पाए जाते हैं? पत्तियों में पाए जाते हैं। यही नहीं दोस्तों, एपिडर्मिस ऊतक में ही पाए जाते हैं मूल रोम। क्या पाए जाते हैं? मूल रोम, यानी कि रूट हेयर। मूल रोम यानी रूट। अब मूल रोम क्या है? तो पौधों के जड़ों को अगर आप देखिएगा, पौधों के जड़ों को आप जब देखिएगा तो पौधों के जड़ों में पतली पतली धागे के समान संरचनाएं होती है। पतली पतली धागे के समान संरचनाएं होती है। पतली पतली इन धागे के समान संरचनाओं को ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और पौधे का जड़ अपने मूल रोम के सहायता से ही मिट्टी से जल को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। मिट्टी से जल का ग्रहण पौधे का जड़ करते हैं। और जड़ जल का ग्रहण अपने किस भाग से करते हैं? मूल रोम से करते हैं। अगर जड़ के सारे मूल रोम नष्ट हो जाएं तो फिर वह जड़ मिट्टी से जल लेने के योग्य नहीं रहेंगे। और इसका एक उदाहरण हम आपके सामने रखते हैं। कृषि के अंतर्गत कई फसलों का उत्पादन प्रतिरोपण विधि से किया जाता है। जैसे कि प्याज हो गया, जैसे कि धान हो गया। सब्जियों में तो अच्छी पैदावार के लिए प्रतिरोपण विधि ही कृषि वैज्ञानिक करने का सलाह देते हैं। तो प्रतिरोपण के दौरान कभी कभी ऐसा होता है कि हम पौधे को जब उखाड़ते हैं, छोटे छोटे पौधे को मिट्टी से एक जगह से उखाड़ कर दूसरे जगह ले जाते हैं, तो उस उखाड़ने के क्रम में कुछ पौधे के जड़ों का सारा मूल रोम क्या होता है? टूट जाता है। क्योंकि मूल रोम बड़े कोमल होते हैं। और फिर उन पौधों को जब हम लगा देते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, लेकिन फिर भी वो सूख जाता है। प्रतिरोपण विधि से किए जाने वाले या प्रतिरोपण विधि से लगाए जाने वाले पौधे अगर सूख गया है तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उसको इस तरह से उखाड़ा गया कि जड़ का मूल रोम क्या हो गया? टूट गया। आप नर्सरी में देखे होंगे कि कभी भी पौधे को जो उखाड़ा जाता है तो मिट्टी सहित उखाड़ा जाता है। उखाड़ा जाता है ना। पौधे को मिट्टी सहित उखाड़ने का मुख्य प्रयोजन यही है कि जड़ों का मूल रोम टूटे, क्योंकि ये बड़े नाजुक होते हैं। अगर बिना मिट्टी के पौधा को उखाड़ेंगे तो उसके मूल रोम टूट जाएंगे, जड़ बेकार हो जाएंगे, पौधे लगाने पर भी सूख जाएंगे। इसलिए आप देखें नर्सरी में मिट्टी सहित पौधे को उखाड़ा जाता है कि ताकि उसका एक भी मूल रोम नहीं टूटे। इतनी महत्वपूर्ण पौधे की संरचना मूल रोम का भी निर्माण कौन करता है? एपिडर्मिस करता है। कौन करता है? एपिडर्मिस करता है। तो एपिडर्मिस ऊतक जो मोम जैसी परत पूरे पौधे के ऊपर बनाकर रखती है, जिसका काम सुरक्षा देना है, लेकिन इसका और भी कई काम है। जैसे पत्तियों में रंध्र का निर्माण करना, जड़ों में मूल रोम का निर्माण करना। इसके अलावे ऐसे पौधे जो मरुस्थलीय या रेगिस्तान या शुष्क क्षेत्रों में उगते हैं, अर्थात जहां पानी की मात्रा कम होती है, उन पौधों को कहते हैं मरूदभिद पौधा। क्या कहते हैं? मरूदभिद पौधा। अंग्रेजी में इसे कहते हैं जेरोफाइट्स पौधा।
ऐसे पौधे जो मरुस्थल या रेगिस्तान या शुष्क क्षेत्र या पानी के अभाव वाले क्षेत्रों में उगते हैं, उसे क्या कहते हैं? मरूदभित। और मरूदभित पौधा इस तरह से अनुकूलित होते हैं कि वे पानी का उपयोग बहुत कम से कम करते हैं और पानी का हानि भी बहुत कम से कम करते हैं। तो जो जेरोफाइट प्लांट है उसका एपिडर्मिस मैदानी भागों के प्लांट से कुछ अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं दोस्तों? मरूदभित पौधों के एपिडर्मिस में, मरूदभित पौधों के एपिडर्मिस में क्यूटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्यूटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। क्यूटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। और यह क्यूटीन नामक पदार्थ जो है मरुस्थलीय पौधे से वाष्पोत्सर्जन को बहुत कम से कम कर देता। पौधे देखिएगा, पौधे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जैविक क्रिया समझते हैं ना? जिंदा रहने के लिए जो क्रिया करना आवश्यक है वो क्या है? जैविक क्रिया। जैसे श्वसन एक जैविक क्रिया है, भोजन करना यानी पोषण एक जैविक क्रिया है। तो वाष्पोत्सर्जन पौधे का एक महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है। लेकिन अगर मरुस्थलीय पौधे में वाष्पोत्सर्जन सुचारू तरीके से होगा तो फिर वो मरुस्थल में जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसे पानी की बहुत कम मात्रा प्राप्त होती है। तो मरुस्थलीय पौधे में वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो, इसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मरूदभित के एपिडर्मिस में क्या पाया जाता है? क्यूटीन। क्या पाया जाता है? क्यूटीन पाया जाता है। और यह क्यूटीन एक कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? कार्बनिक पदार्थ है, यानी जटिल कार्बनिक पदार्थ है। तो एपिडर्मिस समझ गए? बात समझ गए ना? आइए एपिडर्मिस को रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम दूसरे प्रमुख रक्षी उत्तक या सुरक्षात्मक उत्तक पर बात करेंगे। पौधे में तो मुख्य 8 प्रकार के उत्तक हुए। 8 प्रकार के उत्तक का कौम याद हो गया। 8 प्रकार के उत्तक पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं आप समझ गए। तो पौधे का एपिडर्मिस कैसा उत्तक है? सुरक्षा प्रदान करने वाला उत्तक है। एपिडर्मिस उत्तक पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? समस्त बाहरी भाग में पाए जाते हैं। समस्त बाहरी भाग में पाए जाते हैं। पौधे के समस्त बाहरी भागों में मोम के समान जो परत होती है वो उत्तक है। और वह कौन उत्तक है? एपिडर्मिस। पौधे के एपिडर्मिस उत्तक की कोशिकाएं कैसी होती है? लंबी लंबी और पतली पतली होती है। इस उत्तक में अंतराकोशिकीय स्थान बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। इस उत्तक में भी विभाजोत्की उत्तक के समान अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते हैं। इनके कुछ कोशिकाएं जीवित और कुछ कोशिकाएं मृत होती है। ये सुरक्षा देने के अलावे और भी बहुत महत्वपूर्ण काम पौधों के लिए करते हैं। जैसे एपिडर्मिस पत्ती में क्या बनाता है? रंध्र। एपिडर्मिस पौधे के जड़ों में किसका निर्माण करता है? मूल रोम। मरूदभित पौधे में एपिडर्मिस किस तरह से पौधे को सुरक्षा देता है? वाष्पोत्सर्जन को कम से कम करके। मरूदभित पौधे को एपिडर्मिस उत्तक किस प्रकार से मदद करते हैं? वाष्पोत्सर्जन कम से कम करके। मरुस्थलीय पौधे या जेरोफाइट प्लांट के एपिडर्मिस में कौन से महत्वपूर्ण पदार्थ पाए जाते हैं? कौन से महत्वपूर्ण पदार्थ? क्लियर हो गया? समझ गए? अब आइए दूसरे महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक उत्तक, एक बार एपिडर्मिस को पढ़िए तो।
गुलाब के पौधा में जड़ नहीं होता, बिल्कुल होता है दोस्तों। गुलाब के पौधा में जड़ होगा नहीं जी, करे। कर लिए ना, याद हो गया ना सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं ना। एपिडर्मिस कैसा पूछेगा, पौधे के रंध्र पौधे के किस भाग में होते हैं? एपिडर्मिस में होते हैं। दो तरह से पूछेगा, पौधे के रंध्र पौधे के किस भाग में होते हैं, तो ईपी या बाहरी भाग में होते हैं, या एपिडर्मिस उत्तक में होते हैं। मूल रोम का निर्माण पौधे का कौन उत्तक करता है? कौन करता है? पौधे के जड़ों के मूल रोम का निर्माण कौन उत्तक करता है? एपिडर्मिस। पौधे को सुरक्षा पहुंचाने वाला या सुरक्षा प्रदान करने वाला अगला उत्तक है कौन? कॉर्क। कॉर्क। आप जानते हैं कि पौधे में मोटाई बढ़ाने हेतु एक उत्तक होता है, वो है लेटरल मेरी एस्टिमेटिक, यानी पार्श्व विभाजोत्की। पार्श्व विभाजोत्की। ये उत्तक पौधे में क्या करते हैं? मोटाई को बढ़ाते हैं। अब पौधे की मोटाई जड़ के नीचे से बढ़ती है और मोटाई बढ़ाने का काम लेटरल मेरिस्टेमेटिक करता है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक का एक और प्रकार है जिसका नाम है कैम्बियम। क्या है? यह भी एक प्रकार का क्या है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक, जिसका काम है पौधे का मोटाई बढ़ाना। और आप जानते हैं कि कई ऐसे पौधे जिनकी मोटाई नहीं बढ़ती है। धान की फसल, गेहूं की फसल या धान के पौधे, गेहूं के पौधे, मक्के के पौधे का मोटाई बढ़ता है? नहीं बढ़ता है। आप जानते हैं धान, गेहूं, मक्के पौधे के मोटाई क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि उनमें इन उत्तक का क्या होता है? अभाव होता है। तो जो पौधे मोटाई नहीं बढ़ाते हैं, जैसे कि अनाज वाली फसल, और भी कई फसल है जिसकी मोटाई नहीं बढ़ती है, जिसकी आयु बड़ी कम होती है। जिन जिन पौधों की मोटाई नहीं बढ़ती है, समझिए उन पौधों में इस उत्तक का क्या है? अभाव है। इस उत्तक का क्या है? अभाव है। तो पौधे जिनमें लेटरल मेरिस्टेमेटिक होते हैं मोटाई बढ़ाने के लिए, वो पौधे के मोटाई को समय के साथ बढ़ाते रहते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि ये उत्तक की सारी कोशिकाएं मृत हो जाता है। इस उत्तक की सारी कोशिकाएं क्या हो जाता है? मृत हो जाता है। बात को समझ गए ना? पौधे में लेटरल मेरिस्टेमेटिक मोटाई बढ़ाते रहते हैं और समय के साथ धीरे धीरे इस उत्तक के सारे कोशिकाएं क्या हो जाते हैं? मृत हो जाते हैं। या कैम्बियम के सारी कोशिकाएं क्या हो जाते हैं? मृत हो जाते हैं, जो एक प्रकार का क्या है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक का ही प्रकार है। पौधे का मोटाई बढ़ाते जब पार्श्व विभाजोत्की या कैम्बियम की कोशिकाएं मृत हो जाती है, तो यही उत्तक अंततः किसमें बदल जाता है? कॉर्क अथवा पेड़ की छाल में। कॉर्क अथवा पेड़ की छाल में। इसी से रॉबर्ट हुक क्या खोजा था? कोशिका को खोजा था। तो कॉर्क का मतलब पेड़ की छाल, जो हर पौधे में नहीं बनते हैं, उसी पौधे में बनते हैं जिसकी मोटाई बढ़ती है। कॉर्क अथवा पेड़ की छाल को बनाने वाला उत्तक कौन है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक। ये तब कॉर्क या पेड़ की छाल में परिवर्तित हो जाती है जब इसकी सारी कोशिकाएं क्या होती है? मृत हो जाती है। तो जब इसकी सारी कोशिका मृत हो जाती है तो यही बदलता है किसमें?
कॉर्क में, तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि कॉर्क अथवा पेड़ की छाल, पेड़ की छाल की सभी कोशिका क्या होती है? सभी कोशिका क्या होती है? मृत होती है। सभी कोशिकाएं क्या होती है? मृत होती है। और आप जानते हैं कि मृत भागों से बना, मृत कोशिकाओं से बना भाग क्या होगा? निश्चित तौर पर कॉर्क या पेड़ की छाल एक मजबूत आवरण है, क्योंकि वे केवल और केवल किस कोशिकाओं से बने हैं? मृत कोशिकाओं से बने हैं। किन कोशिकाओं से बने हैं? मृत कोशिकाओं से बने हैं। और इसमें खास प्रकार के कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कॉर्क में खास प्रकार के कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिसका नाम क्या है? सुबेरिन। क्या नाम है? कॉर्क के कोशिका में सुबेरिन नामक कार्बन पदार्थ की उपस्थिति होती है, और सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ के उपस्थिति के कारण कॉर्क में और भी कई सारे गुणों का समावेश हो जाता है। मृत कोशिकाओं के कारण ये काफी मजबूत तो होते ही होते हैं, लेकिन कार्बनिक पदार्थ सुबेरिन की उपस्थिति के कारण कॉर्क में जल्दी आग नहीं लगता है। कॉर्क से होकर जल प्रवेश नहीं कर सकते हैं, कॉर्क से होकर हवा प्रवेश नहीं कर सकते हैं, कॉर्क से होकर सूक्ष्मजीवों का प्रवेश बाधित हो जाता है। जब जंगल में आग लगती है तो केवल बड़े बड़े वृक्ष ही बचे नजर आते हैं, और वो बड़े बड़े वृक्ष को आग से कौन बचा लेता है? कॉर्क, अर्थात उसकी छाल उसको बचा लेता है, जल्दी आग नहीं लगने देता है। गर्मी को भी पौधे के शरीर के भीतर जाने नहीं देता है। और कॉर्क के कई उपयोग भी है। पेड़ की छाल और कॉर्क को भिन्न भिन्न तरह से प्रोसेस करके बोतल के ढक्कन बनाए जाते हैं। कॉर्क से खेल के सामान बनाए जाते हैं। ठीक है, बैडमिंटन खेलते उसके नीचे में क्या लगा होता है? कॉर्क लगा होता है। हालांकि सभी पौधे के छाल व्यापारिक रूप से उपयोगी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पौधे के छाल जो होते हैं वो इतने ज़्यादा सख्त होते हैं कि प्रोसेस करके उससे बोतलों के ढक्कन तैयार किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के खेल के सामान तैयार किए जाते हैं। और कॉर्क की एक खास बात है, यह उष्मा रोधी भी होता है और विद्युत रोधी भी होता है। ना तो ये उष्मा का चालन करेगा और न ही विद्युत का भी चालन करेगा। तो पौधों के सुरक्षात्मक उत्तक के अंतर्गत मुख्य रूप से दो उत्तक आते हैं, एपिडर्मिस और कॉर्क। एपिडर्मिस और कॉर्क। क्लियर हो गया? अब एक बात समझ लीजिए, कॉर्क भी पौधे के ऊपर में रहते हैं। पेड़ की छाल ही कॉर्क कहा जाता है, पेड़ के ऊपर में होते हैं, और एपिडर्मिस भी पेड़ के ऊपर में रहते हैं। और आपको बताए कि एपिडर्मिस संपूर्ण भागों के ऊपर मोम जैसी परत बनाए रहता है, तो कॉर्क के ऊपर भी एपिडर्मिस का परत रहता है। बस समझे कि नहीं समझे? कॉर्क के पेड़ के छाल है, उसके भी ऊपर एपिडर्मिस एक परत बनाए हुआ है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो कॉर्क भी हो गया। अब आइए समझते हैं दोस्तों एनुअल रिंग्स। वार्षिक वलय। वार्षिक वलय, जरा सा लीक टूटता है बातचीत करने लगते हैं, बार बार कहते हैं कि आपका लक्ष्य छोटा मोटा नहीं है। किन्हीं को लगता है कि बस ऐसे ज्ञान बिंदु में एडमिशन ले लिए हैं क्लास जाएंगे दरोगा बन जाएंगे, तो भरम है दोस्तों।
ऐसा रहता तो पहले हम बनते क्या और उसके बाद रोशनो सर बन जाते। तो आवश्यकता है कड़ी मेहनत की। हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपको पढ़ना कितना है और आपको पूरे 22,000 क्वेश्चन को रटना है। ठीक है ना, ये बेस है। 22,000 क्वेश्चन केवल बेस है, उससे रिजल्ट बनेगा, मेरिट नहीं बनेगा। बात समझ रहे हैं ना? 22,000 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपका रिजल्ट क्लियर है, लेकिन मेरिट क्लियर नहीं होगा। अब मेरिट कैसे क्लियर होगा? इसके लिए क्लास में एकाग्रचित होकर शांत और गंभीर रखकर हर बातों को समझिए। कभी जो प्रश्न कहीं से नहीं आते वो हमारे बातों से आ जाते, इसलिए पूरे ध्यान पूर्वक सुनिए और ध्यान रखिएगा। एक बड़ी समस्या का सामना विद्यार्थी लोग कर रहे हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो ध्यान दीजिए, पढ़ाई में किसी को भी मन नहीं लगता है। आपको लगता है कि भरम है कि उसको पढ़ने में बड़ी मन लगता है, किसी को मन नहीं लगता है। पढ़ाई चीज ही ऐसी है कि मन आपका नहीं लगेगा, ये तय है। आपको जबरदस्ती मन लगाना पड़ेगा। मन की औकात आपके मस्तिष्क से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? जब मन नहीं लगा तो उस मन को आदेश दीजिए कि तुमको लगना ही पड़ेगा। समझ गए ना? तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ये समस्या सबकी है। जो जबरदस्ती पढ़ते रहता है अंत में वही मेरिट बना पाता है। रिजल्ट की तो कोई बात नहीं है, अभी भी 10,000 का रिजल्ट है। वार्षिक बले दोस्तों, एनुअल रिंग्स, ये क्या है? इसी को समझना है कि ये क्या है। आप जानते हैं कि सालों भर पौधों में ग्रोथ एक जैसा नहीं होता है। पौधों में ग्रोथ सालों भर एक जैसी नहीं होती है। बसंत ऋतु में पौधे में वृद्धि बड़ी तेज होती है। बसंत ऋतु में नए नए पत्ते आते रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट का खजाना भरा रहता है उन पत्तों में। मौसम भी एकदम अनुकूल, न ठंडी न गर्मी, धूप भी डेली। और पौधा इतना प्रकाश संश्लेषण करता, मिट्टी से इतना पानी खींचता है कि पूरा तेज वृद्धि बनाकर रखता है। किस ऋतु में? बसंत ऋतु में। तो पौधे में सालों भर ग्रोथ एक समान तरीके से नहीं होता है। साल के कुछ महीनों में वृद्धि बड़ी तेजी के साथ होती है। उदाहरण के लिए हम बसंत ऋतु लिए, लेकिन वे साल के कुछ महीनों में वृद्धि अत्यंत मंद गति से होती है। जैसे जेठ का दोपहर अभी आ रहा है, मई का महीना, पौधे पानी के लिए तरसेंगे। टेम्परेचर 40 चला जाएगा और जब टेम्परेचर 35 से ऊपर चला जाता है प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। सर्वोत्तम प्रकाश संश्लेषण पौधा 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच करते हैं, लेकिन टेम्परेचर 40, 50, 52 पहुंच जाएगा, पौधा झुलसने लगता है। वो प्रकाश संश्लेषण क्या करेगा? तो सालों भर क्या पौधे में वृद्धि एक समान होती है? नहीं होती है। कुछ महीने वृद्धि अत्यंत तेज गति से होती है तो कुछ महीनों में वृद्धि अत्यंत मंद गति से होती है। जब पौधे में तेज वृद्धि होती है और जब पौधे में मंद वृद्धि होती है तो जाइलम का विकास, किसका? जाइलम का विकास अलग अलग तरीके से होता है। पौधे का जाइलम ऊतक पर है ना जी, और यह मृत कोशिकाओं से बना पौधे का सबसे मजबूत ऊतक है, सबसे मजबूत। तो जाइलम की जो निर्माण होता है, जाइलम ऊतक का जो निर्माण होता है वो सालों भर एक जैसा नहीं होता है। अगर आप बसंत ऋतु की बात करिएगा तो इस समय बहुत ज्यादा भोजन का निर्माण होने के कारण
बहुत ज्यादा पानी का उपयोग होने के कारण बसंत ऋतु में जो जाइलम उत्तक यानी भीतर का लकड़ी जो बनते हैं उसे कहते हैं स्प्रिंग वुड। क्या कहते हैं? स्प्रिंग वुड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रिंग वुड कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं इसे बसंत काष्ठ। बसंत ऋतु में जो लकड़ी बना वो क्या है? बसंत का लकड़ी बनो। अब जानते कि लकड़ी है, लकड़ी अब देखें जानते हैं ना, फर्नीचर में यूज होता है ना। फर्नीचर में जो मजबूत वाला जिसको हम साल या सारिल कहते हैं, वास्तव में वो क्या है? जाइलम है। क्या है? जाइलम है। और चूंकि ये मृत कोशिका होता है, इसमें कुछ होता ही नहीं है, तो इसमें घून भी नहीं लगता है, इसमें घून भी नहीं लगता है। जाइलम के ऊपर में फ्लोएम वाला लकड़ी रहता है, उसमें इतना भोजन रहेगा कि उसका कुछ बना लीजिएगा, फर्नीचर बना लीजिएगा, वो मक्खी को आकर्षित करेगा, ले जाओ ग्लूकोज। लकड़ी दो तरह का होता है पौधे में, एक कथई रंग का और एक व्हाइट कलर का। कथई रंग का क्या है? जिसका सारा कोशिका क्या है? उसमें कुछ नहीं है, उसमें अब क्या जल तो होगा, जल तो होगा, वाष्पीकृत होकर गया। जाइलम के ऊपर में उजला वाला भाग रहता है जी, वो क्या है? फ्लोएम में, उसमें भोजन भरा पड़ा है। अब भोजन भरा पड़ा होने के कारण वो आपको लगभग सफेद रंग का, पूरी तरह सफेद नहीं, उसी तरह प्रतीत होगा। और उसका कुछ बनाइएगा उसमें तुरंत घून लग जाएगा, तुरंत खराब हो जाएगा। क्यों? तो उसमें भोजन भरा हुआ, ग्लूकोज भरा हुआ है, वही खाने के लिए मक्खियां आकर्षित होती है और उस लकड़ी को क्या कर देता है? खराब कर देता है। इसमें तो कुछ रहता ही नहीं है, मक्खी आएगा क्या करने के लिए? इसलिए ये वाला जाइलम वाला जो लकड़ी होता है बड़ी मजबूत होता है, बड़ी मजबूत होता है। फ्लेम वाला उतना मजबूत नहीं होता। खैर हम बात कर रहे थे कि सालों भर समान वृद्धि नहीं होने के कारण, एक समान वृद्धि नहीं होने के कारण आंतरिक जाइलम की जो लकड़ी है उसका विकास या निर्माण अलग अलग तरीके से होता है। जब ज्यादा वृद्धि होगा तो क्या बनेगा? स्प्रिंग वुड। वहीं आ जाएगा दोस्तों कौन ऋतु? कितने ऋतुआं होती हैं? कितना है? याद नहीं है, वैसे हमें भी याद नहीं है, छोड़िए। ग्रीष्म ऋतु में जो जाइलम वाली लकड़ी बनते हैं उसे कहते हैं ऑटम्न वुड। क्या कहते हैं? ऑटम्न वुड यानी शरद काष्ठ। क्या कहते हैं? शरद काष्ठ। अब बसंत काठ जो बनता है यह हल्के रंग का होता है, और ग्रीष्म ऋतु में जो शरद काष्ठ बनता है यह किस रंग का होता है? गाढ़े रंग का। तो साल के लगभग आधे भाग में जो लकड़ियां बनी स्प्रिंग वुड और आधे भाग में ऑटम्न वुड। ये गाढ़े रंग का और ये हल्के रंग का, दोनों वुड क्या है? जाइलम है। दोनों वुड क्या है? जाइलम ही है। उसका रंग क्या है? अलग अलग है। क्यों? तो वृद्धि अधिक हुई है इस समय वृद्धि बहुत कम हुई है। अब ये जो पौधे में स्प्रिंग वुड बनते हैं, ऑटम्न वुड बनते हैं, तो पहले बनेगा क्या? पहले बनेगा स्प्रिंग वुड। पहले क्या बनेगा? स्प्रिंग वुड। पहले क्या बनेगा? स्प्रिंग वुड। फिर उसके बाद क्या बनेगा? ऑटम्न वुड। फिर क्या बनेगा? स्प्रिंग वुड। फिर क्या बनेगा? ऑटम्न वुड। ठीक है। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, फिर बसंत ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु, इस तरह से बनते जाता है। और जब दो तरह के लकड़ी अलग अलग वृद्धि होने के कारण बनती है तो इसके बीच हमें स्पष्ट क्या नजर आते हैं? बले नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? और चूंकि यह बले एक साल में एक बनता है, एक बार बना बसंत ऋतु में स्प्रिंग वुड, ग्रीष्म ऋतु में ऑटम्न वुड, दो प्रकार की लकड़ी बनी। बीच में कितना बले बना? एक बले बना। यानी एक वर्ष में कितना बले बना? इसलिए इस बले को वार्षिक बले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्षिक बलय कहा जाता है। और इस वार्षिक बलय के द्वारा हम पौधे के आयु को आसानी से पहचान सकते। एक पौधे में जितने वार्षिक बलय होंगे उतना ही पेड़ की आयु होगी। अगर पेड़ में 50 वार्षिक बलय है तो पेड़ की आयु कितना है?
50 वर्ष। नाम है वार्षिक बलय, यानी 1 वर्ष में 1 बलय बनता है। 10 वार्षिक बलय है, पेड़ की आयु 10 वर्ष। तो ये बलय क्यों बना, देखे कि न देखे? बलय इसलिए बना क्योंकि सालों भर वृद्धि एक समान नहीं हुई। पौधे में सालों भर वृद्धि एक समान क्यों नहीं हुई? क्योंकि सालों भर मौसम एक समान नहीं था। लेकिन पृथ्वी के कुछ हिस्सों में सालों भर मौसम एक समान पाई जाती है। जैसे समुद्र के आसपास की जलवायु में सालों भर मौसम क्या रहता है? एक समान। पृथ्वी के जिन हिस्सों में सालों भर मौसम एक समान रहता है, वहां पौधों में वृद्धि भी क्या होगी? एक समान होगी। और अगर वृद्धि सालों भर एक समान होगी तो बलय का निर्माण नहीं होगा। तो वार्षिक बलय सभी पौधों में नहीं पाए जाते हैं। खासकर समुद्र के आसपास की जो वनस्पतियां होती है उनमें वार्षिक बलय नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वहां सालों भर मौसम क्या रहता है? अस्पष्ट। वार्षिक बलय वहीं पाया जाएगा जहां सालों भर मौसम एक समान नहीं आता है। खासकर बसंत और ग्रीष्म ऋतु मौसम में आता है तो वहां के पौधे में वार्षिक बलय स्पष्ट होगा। आम के पौधे में, शीशम के पौधे में, सागवान के पौधे में स्पष्ट वार्षिक बलय रहते हैं, जिसको आप गिन सकते। क्लियर? समझ गए? तो वार्षिक बलय से हम पेड़ों की आयु का पता लगा सकते। जिन पौधों में वार्षिक बलय नहीं है उसके आयु का पता कैसे लगेगा? बताइए। छोड़ दीजिए, नहीं पता लगेगा क्या? समझ गए ना? नहीं पता लगेगा। रेडियो कार्बन डेटिंग का नाम सुने हैं? उससे सब कुछ पता लगेगा, उससे सब कुछ पता लगेगा। हाइपोडर्मिस क्या होता है? हाइपोडर्मिस बताए हुए हैं। तो पौधों का उत्तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। और इस तरह से पौधों का उत्तक अब क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे किस उत्तक के बारे में? जंतु के उत्तक के बारे में। गजब ख्वाब देखें दरोगा बनेंगे। इतना जल्दी धरफराइएगा आप लोग तो एकदम बोले नहीं, माहौल में आगे कब जाना है। ठीक है, बच्चों जैसे मत करिए, ठीक है? छुट्टी होता है ना एकदम, बहुत लोग तो ऐसा भागता है एकदम, बाहर मम्मी खड़ी है तुरंत मिलेंगे जाके, ठीक है? नहीं, बच्चे स्कूल में छुट्टी होता है भागता है तुरंत है। कुछ लोग वैसे ही भागते हैं। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, पौधों का उत्तक समाप्त हो गया है, लेकिन उत्तक में कई बात हम क्वेश्चन सीरीज वाले में बताए हैं। तो क्वेश्चन का जब डिटेल सॉल्यूशन बता रहे होंगे ना, उसको आप लोग जरूर देखिएगा पूरी तरह से, क्योंकि उसमें 2-4 बात और बताए हैं जो आप समझ लीजिएगा तो बड़ी अच्छा रहेगा। बात समझे कि नहीं समझे? अब हम पढ़ेंगे जंतु उत्तक। क्या पढ़ेंगे? जंतु उत्तक। और जंतु में हमारा सिलेबस है मानव शरीर। क्या है? तो जंतु के अंतर्गत वैसे हर बहुकोश के जंतु में एक ही तरह का उत्तक होता है और वो शरीर में एक ही तरह का कार्य करते हैं। लेकिन जंतु उत्तक जितना भी हम पढ़ेंगे तो हम किस जंतु के शरीर के बारे में पढ़ेंगे? मानव के बारे में। किसके बारे में? जंतु के उत्तक के अंतर्गत हम मानव शरीर के उत्तकों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अन्य जंतु के उत्तकों पर हम उतना गौर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस मानव शरीर है। समझे कि नहीं समझे? वैसे गाय भैंस का भी उत्तक मानवे की तरह होता है और उसके भी शरीर में वह वही कार्य करते हैं, कोई अलग कार्य नहीं करते हैं। क्लियर है? तो आज शुरू नहीं करें क्या? कल के क्लास में शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कल के क्लास में हम जंतु उत्तक के बारे में बात करेंगे। ऑनलाइन वाले दोस्तों एक पूछ रहे थे, विषुवत रेखा के निकट वार्षिक बलय होती है कि नहीं? विषुवत रेखा में भी शायद सालों भर मौसम एक समान होता है, तो विषुवत रेखा के क्षेत्र में भी पाए जाने वाले पौधे में वार्षिक बलय
नहीं बनेंगे। टिश्यू सिस्टम बताए हुए, जो भी दोस्त हाइपोडर्मिस के बारे में बात कर रहे थे, टिश्यू सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, क्वेश्चन सीरीज का वीडियो आने दीजिए, उसमें विस्तार पूर्वक हम इसको बताए हैं। आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं रह पाएगा दोस्तों। क्या हुआ? चलिए, बहुत लोग ऑफलाइन फी के बारे में बात कर रहे थे। फी के बारे में टेंशन ले लीजिए, फी आपके पहली सैलरी का चौथाई भी नहीं है, मात्र पहली सैलरी का। ऑनलाइन क्लास बंद कीजिए।